बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टॉप स्टोरी में मोहम्मद उसामा गाजी का सलाम अर्ज है। आज की टॉप स्टोरी ये रही। वो कैमरा वालों 5 मिनट देता हूँ। फिर किसी ने कहा जी वो बिजली वालों 2 मिनट में बिजली खोल दो। अल्लामा ताहिरुल कादरी के 4 नकात, हुकूमत का टका सा जवाब। धरना करने और सजाने वालों का खेल नाकाम होता दिखाई दे रहा है। अरे मौलाना मियां मिट्ठू, हमने चने खा के लॉन्ग मार्च की है। ये मौलाना की हलवे वाली लॉन्ग मार्च। ऑपोजिशन समेत पूरी कौम मुत्तहिद हो गई। फैसले अपने वक्त पर होते हैं, बाहर जो ढोल बज रहा हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चीफ जस्टिस का यासीन आजाद से मुकालमा। इमरजेंसी के लोग 18 लाशें लेकर एहतजाज करने आ गए। हसास सूरत हाल में मुल्क को एक और धचका। LOC पर हालात खराब, एक और फौजी शहीद। क्या खेल चल रहा है? सदर और वजीर आजम को खबर है? अल्लामा ताहिरुल कादरी ने हुकूमत को 4 नुकात पर मबनी अपना चार्टर ऑफ डिमांड देते हुए आज रात तक की मोहलत दी थी। हुकूमत ने मोहलत खत्म होने का इंतजार किए बगैर टका सा जवाब दे दिया है। उधर लाहौर में मुस्लिम लीग नून के सरबराह की दावत पर आज मुल्क भर के सियासी जोमा और कायदीन इकट्ठे हुए और 10 नुकाती मुतालबात का ऐलान कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान, महमूद खान अचकजई, सैयद मुनव्वर हसन, मीर हासिल बिजिंजो, तलाल बुक्टी समेत दीगर कदावर सियासी रहनुमाओं ने 10 नुकात पेश करके दरअसल ताहिरुल कादरी की शक्ल में जाहिर होने वाली तमाम गैर जमहूरी कुव्वतों पर जवाबी वार किया है। मौलाना फजलुर रहमान बात करना जानते हैं, फरमा रहे थे कि अब मुइन कुरैशी वाला ड्रामा नहीं चल सकता। उनका यह भी कहना था कि कोई ना कोई ताहिरुल कादरी की पुश्त पर है, क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं वो किसी की पुश्त पनाही के बगैर करने का उनमें हौसला है और ना ही सकत। आज लाहौर में भी तलबा पंजाब असेंबली के बाहर जमहूरियत के हक में और गैर जमहूरी कुव्वतों के खिलाफ मुजाहिरा कर रहे थे। उसी तरह तहरीक इंसाफ ने भी आज अपनी सियासी पुख्तगी का मुजाहिरा किया। वो तहरीक इंसाफ जिस पर इल्जाम था कि वो जनरल पाशा की आशीर्वाद से चल रही है, उसने तवील मुशावरत के बाद धरने में शिरकत के लिए जनाब अल्लामा ताहिरुल कादरी की तरफ से दी जाने वाली दावत को मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी, ऑपोजिशन से ताल्लुक रखने वाली और हुकूमत में शामिल और पार्लियामेंट से बाहर मौजूद तमाम सियासी जमातों ने ऐलान कर दिया है कि अब पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ दस्तूर पाकिस्तान के ताबे ही चलेगा। धरने, अदलिया और फौज के हक में नारे लगवाकर सड़कों और बाजारों में मंडबे लगाने वालों की कोई मुहिम जुई काबिल कबूल नहीं। ये भरपूर जवाब ताहिरुल कादरी साहब को मिल चुका है। अब इन्हें जवाबुल जवाब देना है। जनाब ताहिरुल कादरी पार्लियामेंट को गाली देकर दर हकीकत इसके मुंतखबकारों यानी पाकिस्तानी अवाम को तो दिया ही करते थे। अब वो मीडिया का भी रुख कर चुके हैं, क्योंकि मीडिया उनके हजारों के मजमे को लाखों के साथ जरब देने को तैयार नहीं। अल्लामा ताहिरुल कादरी विफाकी वज़रा को जूते की नोक पर रख रहे हैं। यूं लग रहा है कि अल्लामा ताहिरुल कादरी अपने हवास खो रहे हैं। उन जैसे आलिम व फाजिल शख्स से ऐसी बदकलामी की तवक्को नहीं की जा सकती। आज उन्होंने एक ट्रेलर ये भी चलाया कि उनके एक इशारे पर उनके पैरोकार मरने और मारने के अलावा ऐवान सदर और दीगर मकामात पर कब्जे करने की सलाहियत भी रखते हैं। बात अगर सीधी की जाए तो यह है कि ताहिरुल कादरी साहब को तमाम जमहूरी कुव्वतों ने झंडी दिखा दी है। सवाल यह है कि ताहिरुल कादरी जवाब किस अंदाज में देते हैं। क्या वो अपने पैरोकारों को भिड़ जाने का कहेंगे? कहीं कोई नाखुशगवार वाकया पर्दा गैब की कुव्वतों की अब ख्वाहिश तो नहीं बन जाएगा? इस सारी सूरत हाल से निकलने का अब रास्ता क्या है, इसी पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो मुतालबात ताहिरुल कादरी साहब ने पेश किए और उसके जवाब में हुकूमत ने जो कुछ कहा वो एक दफा देख लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल 62 और 63 के तहत इलेक्शन चाहते हैं। क्या हमें अपनी अहलियत के सर्टिफिकेट इस मुल्क के आइंदा के लिए मिनहाजुल कुरान के इदारे से जाके सर्टिफिकेट लेने हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को डिसॉल्व कर दिया जाए और इसकी तश्कील नौ की जाए। हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इत्तेफाक राय से तयन किया है। ये ऑफिसेज कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज हैं और इनको किसी की ख्वाहिशों पे खत्म नहीं किया जा सकता। ये गुंडों और दहशतगर्दों का इलेक्शन 86 साल को उम्र रसीदा दयानतदार ईमानदार आदमी जिसके अंदर जिस्मानी तौर पर वो सकत वो ताकत नहीं होती, वो ऐसे इलेक्शन को मैनेज नहीं कर सकता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कोई भोलू पहलवान चाहिए हमें? केयर टेकर गवर्नमेंट, रूलिंग पार्टी और अपोजिशन लीडर दोनों अपनी मर्जी से मुकर्रर करेंगे। अब ना सदर कोई केयर टेकर गवर्नमेंट बनाएगा, ना फौज केयर टेकर गवर्नमेंट बनाएगी, ना अदलिया केयर टेकर गवर्नमेंट बनाएगी और न ही किसी को सनद देगी।
कि वो आइन में अमेंडमेंट भी करना चाहे तो कर ले। कैमरे वाले, टीवी वाले मंजर देखे, निकाह की हद खत्म हो गई, लाखों मिलियन अफराद का समंदर खत्म होता दिखाई नहीं देता। ये भी क्या करिश्मा है मौलवी साहब का। 100 फुट बाई 1 किलोमीटर के अंदर उन्होंने 40 लाख लोग खड़े कर दिए, बल्कि 50 लाख होंगे ना। इस सारी सूरत पर बात करने के लिए मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया है मोहतरमा यास्मीन रहमान साहिबा ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा, कई पार्लिमानी कमेटीज की मेंबर भी हैं। इनके अलावा अनवर बेग साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, वो भी हमारे साथ हैं, और असद उमर साहब तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, इनसे भी बात करेंगे। यास्मीन रहमान साहिबा, पहले आपसे शुरू करते हैं। अब तारुल कादरी साहब भी कह चुके कि फैसला कुल मराहिल में दाखिल हो चुकी है उनकी जिद्दोजहद, और आज तक उन्होंने मोहलत भी दे डाली। ये धरना आप खत्म कैसे करवाएंगे? देखें, ये धरना खुद ब खुद फिजल आउट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। आपने अपने इंट्रो में मैं सुन रही थी कहा कि 250 लोग बीमार हुए हैं। हम नहीं चाहते कि अवाम बीमार हों या उनको कोई इस किस्म की तकलीफ़ पहुँचे। मासूम बच्चों का क्या कसूर है कि तारुल कादरी साहब इस सर्दी में उनको सज़ा दे रहे हैं वहाँ पे ला के सड़कों पे बिठा के, और वहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, कोई इलाज नहीं है। और जिन लोगों ने हॉस्पिटलों में जाना है, अदरवाइज़ ये इस मजमे के अलावा वो लोग हॉस्पिटल्स नहीं पहुँच सक रहे, बच्चे स्कूल नहीं जा सक रहे, तो ये किस किस्म की शो ऑफ स्ट्रेंथ है? ये तो एक तरफ से मुल्क को यरगमराल बनाने की कोशिश की जा रही है इस्लामाबाद के, और उसमें वो नाकाम हो चुके हैं। लोग आहिस्ता आहिस्ता वापस जाना शुरू हुए हैं, और जैसे कि अभी कमर ज़मान कायरा साहब भी पॉइंट आउट कर रहे थे, चंद हज़ार लोगों को आप मिलियन मार्च का नाम दे दें तो बिलियन का दे दें, तो ऐसे तो नहीं होता। और जो उनके मुतालबात हैं वो सरासर गैर आइनी मुतालबात हैं। लेकिन अब मसला ये, वहां पर लोग बैठे हुए हैं। सेनेटर अनवर बेग साहब, आप साबिक सेनेटर भी हैं और देखते रहे हैं सियासी सूरत हाल, जो उनके बयानात आ जाए, नारे लगवाते रहे तारुल कादरी साहब जिस किस्म के, आपको लगता है वो बड़े आराम से धरना खत्म कर देंगे? देखें जी, सबसे पहले तो मैं आप मुझे थोड़ा सा 2 मिनट टाइम दें। तारुल कादरी साहब ने कल इन्होंने एक अंग्रेज़ी में तकरीर झाड़ी और कहा कि जी मैं ये वेस्ट को और इंटरनेशनल मीडिया को बताना चाहता हूँ। मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा, मैं वही चीज़ उनको जवाब देना चाहता हूँ इंग्लिश के अंदर। आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म माई फ्रेंड्स इन द डिप्लोमेटिक कोर एंड इन द इंटरनेशनल मीडिया, हु इज़ मिस्टर कादरी? He has got no political entity in this country. Who has airdropped him just 2 months away from the national elections? Who are his sponsors? From where this massive funding is coming from? Mr. Tairul Qadri is a Canadian national. As Canadian, he cannot run for public office in this country. Is Mr. Tairul Qadri a spoiler? Is he here to disturb the national elections? Crowds with him are madrasa students of his own institution. If he is not a political player, what does he want? ठीक है, कहने का मकसद है कि इन्होंने टोटली मिसगाइड किया है। I mean, अपने स्पॉन्सर्स को। कौन ये इस चीजों के ये जवाब दें, कौन इसका जवाब मांग रहे हैं, इसके पैसे ये कहां से आ रहे हैं? जैसे वो बात अब पीछे रह गई है अनवर बेग साहब, बात वो पीछे रह गई। आपको धरना दिए बैठे हैं, ये खत्म किस तरह करवाया जाएगा? ऑपोजिशन जमातें जो है मुत्तहिद हो गई हैं, सिविल सोसाइटी मुत्तहिद हो रही है, हुकूमत का भी जवाब आ गया कि कुछ नहीं, उनकी बात मानी जाएगी। उनको नजर आता है कि कोई आईनी बात नहीं है, तो फिर ये आपका ख्याल है बड़े आराम से चले जाएंगे? ये स्ट्रैटेजी फेडरल गवर्नमेंट ने करनी है। रहमान मलिक साहब जो इनसे नेगोशिएट कर रहे थे, उनसे पूछा जाए, उन्होंने इनको डी चौक के अंदर आने क्यों दिया? ये कोई वाइज डिसीजन नहीं था कि उनको आगे आने दिया। तो क्या करते हैं? पंजाब हुकूमत ने भी तो इस्लामाबाद तक पहुंचाया। एक सेकंड मैं और एक बात करना चाहता हूं। मुझे इस बात का कुछ अजीब सा लगता है कि कादरी साहब इज वायलेटिंग आर्टिकल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं आपको एक लाइन पढ़ के सुनाना चाहता हूं। अच्छा, मुझे ब्रेक लेनी है, मैं आपके पास आता हूं जी। एक सेकंड, ठीक है, आप समझते हैं उन पर गद्दारी का मुकदमा भी चल सकता है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आइन की खिलाफ वर्जी वो कर रहे हैं। इस बारे में बात करेंगे और असद उमर साहब से जानेंगे कि जब तहरीक इंसाफ और तारुल कादरी साहब के मुतालबात एक हैं, तो फिर रास्ते जुदा क्यों हैं, क्यों उनसे अलग हो गए हैं, उनकी दावत को कबूल क्यों नहीं किया गया? ब्रेक के बाद। हजारों अफराद डी चौक में मौजूद हैं। सर्द रातों में घर बाहर को छोड़कर आने वाले अज़्म किए बैठे हैं कि वो तब्दीली तक वापस नहीं जाएंगे। इस हुजूम में औरतें, शीरखार, बच्चे, बूढ़े, सभी तरह के लोग हैं जिनकी सोच के धारे एक फर्द के इशारे पर मौज में आते हैं। वो शख्सियत तारुल कादरी की है जो इस हुजूम के लिए महज सियासी लीडर नहीं बल्कि एक इससे बढ़कर है।
अहले धरना तारुल कादरी को मजहबी अकीदत से देखते हैं। तारुल कादरी का हुक्म उनके ईमान का हिस्सा है। इस तनाजुर में सूरत हाल किसी भी वक्त खौफनाक शक्ल इख्तियार कर सकती है। हुकूमत को फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। इंतहाई फहमो तदब्बुर से इस सूरत हाल से निकलना होगा। एक छोटी सी गलती बारूद के ढेर को आग लगा सकती है और यह आग सिर्फ और सिर्फ उस कुव्वत के हक में जाएगी जिसके खिलाफ आज पूरा मुल्क इशारों किनारों में बात कर रहा है। इसी बारे में बात करते हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर से। असद साहब, आपका क्या मशवरा है? हुकूमत अब इस सबसे कब किस तरह निकले? अगरचे आपके और तारुल कादरी साहब के मुतालबात एक से हैं मगर रास्ते जुदा क्यों? देखिए जी, पहले तो मैं आपको इसका जवाब दे दूं कि इससे हुकूमत कैसे निकले। वो जवाब सामने साफ नजर आता है। पता नहीं हुकूमत को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है। देखिए, मुल्क के अंदर हालात क्या हैं, आपने कोयटा के अंदर सिचुएशन देखी, 86 लाशें उठाई गईं, उसके बाद खुद हुकूमत ने गवर्नर राज नाफिज करने का फैसला किया। अब आज देख लें कि वो खैबर एजेंसी के अंदर 18 लाशें वो लेके वहाँ पे गवर्नर हाउस के अंदर पहुँचे, में कराची में जो होता रहा है, जो इस्लामाबाद के अंदर हो रहा है। देखिए, तारुल कादरी साहब के अगर तरीक़ेकार के ऊपर लोगों को इत्तफाक नहीं है या उनकी जो एम है उनके ऊपर इत्तेफाक नहीं है, तो वो जो हजारों बल्कि 10 ऑफ थाउजेंड की तादाद के अंदर अवाम बैठे हुए, जो औरतें बच्चे वहां बैठे हुए, उनके जज्बे और जुनून के बारे में तो किसी को शक नहीं होना चाहिए ना कि वो वहां पे क्यों बैठे हुए। ये सब देखते हुए, इन हालात को देखते हुए, वो लोग जो कहते हैं हम जमहूरियत पसंद हैं और हम जमहूरियत का दिफा करना चाहते हैं और हम किसी गैर जमहूरी कुव्वत को आने नहीं देंगे, आसान तरीन तरीका इसका ये नहीं है कि इस वक्त इलेक्शन अनाउंस किए जाएं और सब ये जो प्रेशर बिल्ड हुआ इसको खत्म कर दिया जाए। सारी ऑपोजिशन मुत्तहिद थी, आप वहां क्यों नहीं गए? वहां पर जाके आप भी ये डिमांड उस प्लेटफॉर्म से कर देते या नवाज शरीफ के साथ। हमें वहां से कोई इनविटेशन नहीं आया था जी उस मीटिंग के लिए, लेकिन हमें उस मीटिंग में एक चीज सुन के मुझे बड़ा अफसोस हुआ और दो चीजें सुन के मुझे खुशी भी हुई। पहले खुशी वाली बता देता हूं जी। एक तो पहली दफा जो है पीएमएलएन ने आज फॉर्मली इन ऑपोजिशन पार्टीज के साथ बैठ के, जो जेन्युइन ऑपोजिशन पार्टीज हैं, पीएमएलएन तो एक्चुअली जेन्युइन ऑपोजिशन पार्टी है भी नहीं, उन्होंने ऑफिशियली ये रिक्वेस्ट की, डिमांड की कि अर्ली इलेक्शन की कॉल की जाए। वो बड़ी मुझे खुशी हुई। अच्छा। दूसरी जो उससे भी उन्होंने अहम बात की, वो पहली दफा उन्होंने 18th अमेंडमेंट के जो कॉन्स्टिट्यूशन के कवर से बाहर निकल के उन्होंने सियासी जो रियलिटी है पाकिस्तान की उसको रिकग्नाइज किया और उन्होंने कहा कि केयर टेकर कैबिनेट के लिए, केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान के बाहर जो जमाते हैं, सियासी कुव्वतें, उन सबसे बात करनी चाहिए, सिर्फ ऑपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर को नहीं बैठना चाहिए। ये दो तो बड़ी अच्छी बातें हुई। जो हैरान कौन उन्होंने बात की, वो उन्होंने अच्छा, जो इलेक्शन कमिश्नर तो आपकी मर्जी से लगे ना, उन पर तो आपको इत्तेफाक था, अब वो भी आपको पसंद नहीं आ रहे तारुल कादरी साहब की तरफ? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। ये बिल्कुल आप गलत बात कह रहे हैं। हमारी डिमांड अप्रिशिएट किया था, आपकी डिमांड पर जब लगे अप्रिशिएट किया था कि फखरुद्दीन इब्राहिम साहब बड़े अच्छे इंसान हैं। सुन तो लें मेरी बात जी। हमने कल भी ये कहा है कि फखरुद्दीन इब्राहिम साहब बिल्कुल रिस्पेक्टेबल इंसान है, ऑनरेबल इंसान है, हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर वाहिद फैसला करने की पोजीशन में नहीं होता। पूरी एक कॉम्पोजिशन है इलेक्शन कमीशन की। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि इलेक्शन लॉस की ब्लेटेंट वायलेशंस हो रही हैं और दिन रात हो रही हैं, इलेक्शन कमीशन उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, हमारे तहफ्फुज़ात। ठीक है, क्या इलेक्शंस का ऐलान हल है तो फिर आप इलेक्शन अनाउंस कर दें? आप तो मुत्तहिदा ऑपोजिशन की तरफ से भी ये डिमांड आ गई है, फिर ये धरने का मसला भी हल हो सकता है? देखें, ये धरने का मसला तो अपनी जगह हल हो जाएगा, कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। मैं समझती हूँ कि तारुल कादरी साहब को उन मासूम बच्चों, ख़वातीन जो घरों से बेघर करके उन्होंने बिठाया हुआ है, उनका ख्याल करना चाहिए और उनको उनके घरों में जाने देना चाहिए। ये बहुत ज़्यादती है कि वो अपने पर्सनल एजेंडा को टो करने के लिए अवाम को यूज़ कर रहे हैं। ये बात वो सुन नहीं रहे। वो क्यों नहीं सुनते? वो क्यों नहीं सुनते? अगर वो हम नहीं इन ख़वातीन के लिए बोलेंगे तो कौन बात करेगा इनके लिए? वो उनको यूज़ कर रहे हैं, अपने मदरसे के तलबा को यूज़ कर रहे हैं, बजाय उनको मदरसों में पढ़ाने के। जनरल मुशर्रफ का जिस वक्त साथ दिया इन्होंने, जब उस वक्त रेफरेंडम हो रहा था, उसके पलट के जनरल मुशर्रफ ने कल इनका साथ दे दिया। तो ये तो एक ही एजेंडा पे काम कर रहे हैं ना सारे, जो आमरीत इलेक्शन की बात आपने कही जी। मैं उस बात के, ऑपोजिशन मुत्तहिद होकर कह रही है, महमूद खान चकजई है, मुनव्वर हसन है, फजलुर रहमान साहब हैं, तमाम बट वो कह रहे हैं इलेक्शंस का आप ऐलान कर दें, तहरीक इंसाफ भी कह रही है, तो अगर कर दें तो बेहतर हो जाएगा। हुकूमत कभी भी इस बात से पीछे नहीं हटी कि इलेक्शन टाइम पे होंगे। यही बात
आज भी कहते हैं, लेकिन इलेक्शन जो अनाउंस करने हैं वो केयर टेकर सेटअप ने आके डेट देनी है। एग्जैक्टली हुकूमत तो केयर टेकर सेटअप को ला सकती है विद कंसेंसस ऑफ अपोजिशन इन द पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट इस वक्त फंक्शनल नहीं होने दे रहा है, ये रोड़े अटका रहे हैं। पार्लियामेंट आज हो, केयर टेकर सेटअप कुछ दिनों में अनाउंस हो जाए, केयर टेकर सेटअप विद इन 60 या 90 डेज पाबंद होगी कि वो इलेक्शन का डेट अनाउंस कर दे। तो एक तरीकाकार है, उस तरीकाकार को क्यों रोका जा रहा है? आईनी तरीके को क्यों पार्लियामेंट्री अदारों को डिसफंक्शनल करके यहाँ क्या आमरीत लाना चाह रहे हैं? तारिक कादरी साहब क्या पॉलिटिक्स कर रहे हैं या वो इस्लाम को मिस यूज कर रहे हैं? ये अनवर बेग साहब मुझे बताएं, बड़ा अहम आज का जो एक वाकया है या मीटिंग है वो मुत्तहिदा ऑपोजिशन की थी। कितना वक्त दे रहे हैं आप, कितनी मोहलत दे रहे हैं हुकूमत को कि वो इलेक्शंस का ऐलान करे? देखिए जी, अनऑफिशियली तो मैं समझता हूं कि खुर्शीद शाह साहब ने आज एक चैनल को बात करते हुए उन्होंने मई 6 की डेट दी है कि मई 6 तक हो जाएंगे, एनीवेयर बिटवीन द फर्स्ट वीक ऑफ मई। बट मैं ज़रा एक उमर साहब ने एक रिमार्क दिया जिसको मैं उनको ज़रा बताना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि आज पहली दफ़ा ऐसे लगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने एक अपोजिशन रोल प्ले किया है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने जो रोल अदा किया है पिछले 4.5 पौने 5 साल में पार्लियामेंट के अंदर, वो रिकॉर्ड बताता है, नंबर 1। नंबर 2, मियां नवाज शरीफ साहब ने एक बड़ी मैच्योरिटी शो की है ये पूरे प्रोसेस में, ये पूरे सालों के अंदर। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज ने मोहतरमा शहीद के साथ एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था, जिसमें हमने दोनों पार्टियों ने ये एग्री किया था कि जो 90 की पॉलिटिक्स है वो हमने नहीं करनी। तो देयरफॉर एक नंबर गेम है पार्लियामेंट के अंदर। एक पार्टी के पास अगर नंबर्स हैं, दे हैव द राइट टू रूल, और अगर हमारे पास नंबर्स होते टू टॉपल द गवर्नमेंट हम जरूर करते, बट हमारे पास नंबर्स नहीं थे। तो मैं ये समझता हूं कि जो रोल मियां नवाज शरीफ साहब ने प्ले किया है पिछले पौने 5 साल के अंदर, आई थिंक दैट शोज साइंस ऑफ मैच्योरिटी इन द पॉलिटिकल प्रोसेस। ठीक है असद उमर साहब, बात आप जो जी बेग साहब बोले, जी फरमाइएगा आपके दूसरी बात। नहीं, आप कुछ अच्छा ठीक है, मैं असद उमर साहब से जानना चाह रहा था कि असद उमर साहब, एक धरने के बारे में तो हम बात कर रहे हैं, आपने दावत कबूल नहीं की, सुनामी मार्च उसमें शामिल नहीं हुआ, अच्छी बात है। अब आप कहते हैं सदर मुस्ताफी हो, इलेक्शन कमीशन की तश्कील 9 हो, अगर ये काम नहीं होते कितनी मोहलत आप दे रहे हैं कि सुनामी मार्च आ जाएगा उसके बाद? देखिए जी, पहले तो मैं क्विकली ये कमेंट कर दूं कि अनवर बेग साहब ने जो कमेंट बोला कि मैंने कहा था कि पहली दफ़ा पीएमएलएन ने आज अपोजिशन का किरदार अदा किया, मैंने ये ऐसा एक्चुअली नहीं कहा था। मैं तो आज भी कह रहा हूं कि वो जो आपने मुझसे सवाल पूछा है अभी सदर के रेजिग्नेशन के बारे में, मैं तो कमाल हैरत से सुन रहा था जवाब मियाँ साहब का, और कि उन्होंने कहा कि सदर साहब का जो उन्होंने डिफेंस पेश किया है जरदारी साहब का, तो पाकिस्तान की कौम जो है वो भी देख के दंग रह गई होगी कि ऑपोजिशन लीडर जो है वो एक उस हुकूमत का सरबराह जिसने दलिया निकाल दिया कौम का, उसको डिफेंड कर रहे हैं। मियाँ साहब ने सवाल हमसे ये पूछा है जी कि अगर जो है वो जरदारी अपना रेजिग्नेशन दे देंगे तो इस वक्त असेंबली में तो मेजॉरिटी पीपल्स पार्टी की है, वो 5 साल के लिए नया सदर ले आएंगे। सर उससे हमारी जो पहला क्लॉज था जो डिमांड्स का, वो है अर्ली कॉल ऑफ इलेक्शन एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। तो इलेक्टोरल कॉलेज होगा ही नहीं तो सदर इलेक्ट कौन करेगा? अब जहां तक आप डेडलाइन की बात करें, देखें हम डेडलाइन नहीं देना चाहते, अच्छा, लेकिन हम ये बिल्कुल क्लियरली ये कह रहे हैं कि आप इलेक्शन के अंदर अगर आप जाएंगे और तमाम जमहूरी कुव्वतों को कॉन्फिडेंस होगा कि इलेक्शन लॉज जो हैं वो इंप्लीमेंट हो रहे हैं, इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार भी है और फाल भी है, इसी तरीके से जो इंटरिम गवर्नमेंट आ रही है वो जो है वो एक गैर जानिबदार हुकूमत है जिसपे सबका कॉन्फिडेंस है, तो हम कोई काम नहीं करना चाहते जिससे जमहूरियत की को पटरी से अच्छी बात है। लेकिन सदर से क्यों इतनी चिढ़ है कि एक तरफ कायरा साहब कह रहे हैं कि सदर का कोई इख्तियार ही नहीं है इलेक्शंस पर, वो बिल्कुल अलग हैं, तो फिर आपके इतने तहफ़्फ़ुज़ात सदर के बारे में आखिर हैं क्यों? इस बारे में भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि अगर सदर जरदारी को हटाया जाता है तो फिर नया सदर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही होगा और वो फिर हो सकता है 5 साल के लिए सदर हो, इसलिए वो सदर जरदारी को फिलहाल हटाना नहीं चाहते। असद उमर साहब तहरीक इंसाफ जो इसकी मुखालफत करते हैं, असद उमर साहब क्यों आप सदर के इतना खिलाफ हैं जबकि कहा जा रहा है कि उनका इलेक्शन कमीशन पर कोई कंट्रोल नहीं है?
सर मैंने इसका तो पहले जवाब दे दिया था कि हमारी डिमांड साथ साथ ये भी है कि असेंबलियां जो हैं वो ख़त्म की जाएं और इंटरिम गवर्नमेंट मंगाई जाए। तो ना असेंबली होगी, इलेक्टोरल कॉलेज नहीं होगा तो सदर इलेक्ट कैसे हो सकता है। लेकिन मियां नवाज शरीफ पिछले 5 साल से सदर जरदारी के सबसे एतमाद वाले साथी रहे, तो वो एतमाद अभी भी वो दिखा रहे हैं सदर के अंदर, ये उनकी सवाबदीद है। हमारा जो एतराज़ है जी सदर जरदारी साहब के कंटिन्यू करने के लिए इलेक्शन के दौरान, वो उनकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर नहीं है। ये बात ज़रा समझने की ज़रूरत है। उनकी सदर जरदारी और उनकी हुकूमत ने इस कौम के परखच्चे उड़ा के रख दिए हैं और ऐसी परफॉर्मेंस पाकिस्तान ने कभी हिस्ट्री में नहीं देखी थी। लेकिन उस बुनियाद पे हम नहीं कह रहे हैं कि उनको हट जाना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में आप खराब परफॉर्मिंग गवर्नमेंट से उसका राइट टू रूल नहीं छीन सकते। हम दस्तूर की बुनियाद पे कह रहे हैं। दस्तूर ये एनविजेज करता है कि जब इलेक्शन कॉल किया जाएगा तो एक केयर टेकर गवर्नमेंट होगी जो न्यूट्रल होगी उस इलेक्शन को कराने के लिए। इसलिए वजीर आजम, चीफ मिनिस्टर, असेंबलीज, नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली डिसॉल्व हो जाएंगी। दस्तूर ये नहीं डिमांड करता कि सदर उस वक्त हट जाएंगे और एक न्यूट्रल सदर लगेगा। वो इसलिए नहीं करता कि दस्तूर प्रेसिडेंट के ओहदे को नॉन पॉलिटिकल देखता है, वो सिंबल ऑफ द फेडरेशन करार देता है। सदर साहब जो हैं वो एक सियासी सदर हैं, पीपल्स पार्टी के को चेयरपर्सन हैं। ये इशू कोर्ट के पास ले जाया जा चुका है, लॉर हाई कोर्ट इसके ऊपर जजमेंट दे चुका है कि ये वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। वो अभी तक कोर्ट में ही है वो मामला। सर तो ये कोई ऐसी सूरत हमारे ख्याल में ये दस्तूर की वायलेशन होगी कि एक पार्टिजन सदर एक केयर टेकर गवर्नमेंट के सर के ऊपर बैठा हुआ, इसलिए हम ये डिमांड। ठीक है, यास्मीन साहब कबूल नहीं है सदर साहब जो है ना ऑपोजिशन को भी, लेकिन वो कहते हैं मजबूरी है हमारी, और तहरीक इंसाफ तो कह रही है कि नहीं कोई मजबूरी नहीं है, सब कुछ तहलील कर दो, असेंबलीज भी, सदर भी जाएं। देखें, इलेक्टोरल कॉलेज को तहलील करने की उमर साहब ने बात की तो बड़ी ज्यादती है। मैं समझती हूँ एक पॉलिटिकल पार्टी अगर ये डिमांड करे कि इलेक्टोरल कॉलेज को ही तहलील कर दे, क्या 1-1.5 महीना सब्र नहीं हो सकता? क्या हो गया, इतनी क्या इमरजेंसी नाफिज होगी है? हम भी फख्र से कह सकें कि हमारे यहाँ भी ये रिवाज हुआ है कि असेंबलीज अपनी मुद्दत पूरी करती हैं। जहाँ तक सदर पाकिस्तान का ताल्लुक रहा, 5 असेंबलीज से वोट लेके आए हैं, कोई 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 असेंबलीज के इलेक्टेड नुमाइंदे उनको वोट देते हैं 5 साल के लिए, और वो 5 साल के लिए सदर है। चाहे इस हकीकत कोई माने या ना माने, अपोजिशन ये कह दे कि जी फलाना बंदा अच्छा नहीं, वह सदर नहीं रह सकता, फलाना अच्छा, उसको सदर बना दो, फिर सब ठीक है। जो वोट लेके आए हैं एक सदर पाकिस्तान, उन पे इतने एतराज़ात उठ रहे हैं, और उन्होंने वो 18वीं तरमीम में तो सदर ने अपनी तमाम मोस्टली अपनी पावर्स पार्लियामेंट को दे दी हुई हैं। सदर का बिल्कुल वाकई इलेक्शन में कोई रोल नहीं होगा, कोई पार्टिजन रोल नहीं है। आज तक हमारी कोई पार्टी की कोई मीटिंग नहीं सदर हाउस में बुलाई गई, कोई ऐसा वहाँ पे नहीं है जो कि माजी में आपने अस्कर खान केस या दूसरे केसेस में देखा कि वहाँ इलेक्टोरल सेल्स होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं होती। और एक इलेक्टेड सदर के बारे में इस तरह की डिमांड्स करना, आई थिंक दिस इज वेरी वेरी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अनवर बेग साहब, आपको इत्मीनान है चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर, सदर पर फिर इसका मतलब है कोई एतराज नहीं, अगर वो रहे तो साफ शफाफ इलेक्शंस हो सकते हैं? देखें जी, जहां तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने उनको एंडोर्स किया है, बड़े अपराइट आदमी हैं, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां तक असद उमर साहब ने ये प्रेसिडेंट साहब की रेजिग्नेशन की बात की है, मेरा ख्याल है ये शायद चाहते हैं कि वो जरदारी साहब रिजाइन करें और इमरान खान साहब को कल सुबह ओथ दे के और चल तो चल सही करे। ऐसे नहीं है बाबा। जैसे मेरी बहन ने कहा, एक इलेक्शन प्रोसेस है, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। हमें भी नहीं पसंद जरदारी साहब ने जो कुछ किया, बट ही इज एन इलेक्टेड प्रेसिडेंट बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज ऑफ ऑल द प्रोविंसेस, सेनेट एंड द पार्लियामेंट। हाँ, अगर हमारे पास नंबर्स हैं तो प्रेसिडेंट को आप इम्पीच कर सकते हैं। मैं तो ये असद उमर साहब से कहूंगा कि भाई अभी तो आप पार्लियामेंट में नहीं है, अभी आपको एक छोटा सा मौका मिला था, एक विंडो मिली थी बाय इलेक्शंस में, आप आते और आप आके अपना मार्का करते और आप पार्लियामेंट में आते और पार्लियामेंट में आके आप करते। तो ये शाय अवे क्यों हो गए इलेक्शन से, बाय इलेक्शन से? यानी मतलब मेरा कहने का मकसद यह है कि जब आप इतनी बातें करते हैं तो आप इलेक्शन प्रोसेस में पहले इलेक्शंस में करें और फिर डिमांड सामने रखें। अभी जो हमारे सामने मामला है वो धरने का है, उम्मीद करते हैं हुकूमत को हल निकालेगी, चाहे मुज़ाकरात करे, ये धरना किसी ना किसी तरह खत्म कराया जाए, क्योंकि सूरत हाल किसी वक्त भी बिगड़ सकती है। और एक जिस पर इत्तेफाक नजर आ रहा है कि इलेक्शन जो है वो अनाउंस हो जाने चाहिए, मुत्तहिदा अपोजिशन की तरफ से भी कह दिया गया है, उम्मीद करते हैं कि ऐसा किया जाएगा और उसके बाद हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। अगली हमारी स्टोरी, कल नैब को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक किराए के बिजली घरों में
होने वाली लूट खसूट के मुकदमे के नामजद मुल्जिमान की गिरफ्तारी के मुतालिक अपनी रिपोर्ट पेश करना है। जैसा कि आप जानते हैं, इन मुल्जिमान में साबिक वफाकी वजीर पानी और बिजली और मौजूदा वज़ीर आज़म जनाब राजा परवेज अशरफ भी शामिल हैं। वफाकी वज़ीर कानून फारूक नाइक इस हुक्म की तशरीह ये करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा वज़ीर आज़म की गिरफ्तारी का हुक्म नहीं दिया, उनकी तशरीह वही जाने। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आता है, मुल्क भर में बेचैनी फैल जाती है। इस फैसले की औकात यानी टाइमिंग पर हर तरफ से उंगलियां उठी। अंदरूनी सिंध जलाओ घेराव का सिलसिला शुरू हो गया। कल नैब सुप्रीम कोर्ट में क्या जवाब देती है, फिल वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन आज एक मुकदमे की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने वज़ीर आज़म की गिरफ्तारी से मुतल्लिक अदालती फैसले की टाइमिंग पर बात की। उनका कहना था कि चाहे आसमान ही क्यों ना टूट पड़े, फैसले कानून के मुताबिक ही होंगे। उनके मुखातिब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर यासीन आजाद साहब थे। वो हमारे साथ इस वक्त हैं, हमें ज्वाइन किया उन्होंने। उनसे बात करते हैं। यासीन आजाद साहब, क्या मुकालमा हुआ? नहीं, मेरे ख्याल में मैं एक केस के सिलसिले में अफेयर हुआ था और केस के प्रोसीडिंग के दौरान ऑनरेबल चीफ जस्टिस की तरफ से ये बात आई थी कि क्या केस चलाने के लिए हमें डंडोरा पीटना पड़ेगा। तो इसका क्या बैकग्राउंड था, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कल जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तो जो मौजूदा हुकूमत की तरफ से क्या रिएक्शन सामने आया, क्या नहीं आया। तो मैंने उस मुकालमे के दौरान ऑनरेबल चीफ जस्टिस से कहा था कि कोई भी जजमेंट जब कोर्ट दे देता है तो उस पर कमेंट्स देने से पहले उसको पढ़ लेना चाहिए और पढ़ने के बाद कमेंट्स देना ज़्यादा मुनासिब है। तो ये बात हुई है और जिसके मतलब जब मैं कोर्ट प्रोसीडिंग के बाद बाहर आया तो मुझे पता चला कि ये कहा गया कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस के और मेरे दरमियान ये मुकालमा हुआ। ये बिल्कुल लाइटर मूड में बात हो रही थी और लाइटर मूड में ही बात हुई और उसका जवाब जो उन्होंने सवाल किया उसका मैंने उनको जवाब दिया था कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान। अच्छा, इस वक्त जो सूरत हाल हमें नजर आ रही है, अभी कल जो है नैब ने पेश भी होना है नैब की जानिब से और खुद बुलाया गया है नैब के चेयरमैन को। इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, इसमें कितना यह केस अहम है? कोई आईनी हल आपको नजर आ रहा है? ये सारा मामला सुलझाने का, ये धरना खत्म करने का कोई तरीका हो सकता है? क्योंकि बार बार ये पीपल्स पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर कोई आईनी हल है तो हमें बता दें, हम करने को तैयार हैं। देखें, जहां तक धरने का ताल्लुक है, मैं आपको एक बात बिल्कुल वाज़िया बता देना चाहता हूं कि ताहिर अल कादरी को बहसियत लीडर के तो पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं पहचाना जाता। बहसियत मजहबी स्कॉलर के लोग उनकी रिस्पेक्ट तो करते होंगे, लेकिन जिस अंदाज में ताहिर अल कादरी साहब ने डिमांड सामने रखे हैं, मेरे नज़दीक वो सारे के सारे डिमांड गैर कानूनी और गैर आईनी हैं जी। और ऐसे मुतालबात अगर कल कोई और आके करता है तो क्या हुकूमत ऐसे मुतालबात को मानना शुरू कर देगी? तो कोई भी हुकूमत नहीं चल सकेगी। अच्छा। मैं ये समझता हूँ कि ताहिर अल कादरी ने जो धरना दिया है इसका क्या बैकग्राउंड है, लेकिन इसका एक बैकग्राउंड जो मेरे समझ में आता है वो ये है कि ताहिर अल कादरी को ज़रूर किसी की बैक हासिल है और उस बैक की वजह से ताहिर अल कादरी साहब नाजायज मुतालबात कर रहे हैं। अच्छा। इलेक्शन कमीशन के मतलब शक का इजहार करना, इलेक्शन कमीशन को तोड़ देना, असम्बलियों को तोड़ देना, ये काम बिल्कुल गलत है। असम्बलियां पहली दफा अपनी मदद पूरी कर रही हैं, उनको मदद पूरी करने का पूरा मौका मिलना चाहिए। केयर टेकर गवर्नमेंट आइन जिस तरह प्रोवाइड करता है उसके मुताबिक बननी चाहिए। वक्त पे इलेक्शन होने चाहिए और बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन इसका फैसला जो है तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने करना है, ताहिर अल कादरी साहब ने नहीं करना। ठीक है। मैं ताहिर अल कादरी साहब से एक बात कहता हूं कि उनका जो सोच है, इस सोच से यूं लगता है कि उनकी प्लानिंग है कि इलेक्शन को मुलतवी किया जाए। जी। मैं ये समझता हूं बहसियत वकील के कि पाकिस्तान के इंतखाबात किसी भी सूरत में मुलतवी नहीं होने चाहिए। अच्छा, ठीक है। आईनी तौर पर इंतखाबात वक्त पे होने चाहिए जी। हमारा इलेक्शन कमीशन बिल्कुल फेयर है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस मुल्क की जरूरत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका यासीन आजाद साहब। और मुल्क की जो सूरत हाल है वो भी खतरनाक है। एक तरफ बॉर्डर पर हम सूरत हाल देख रहे हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक और हमारा फौजी शहीद हो गया और दूसरी जानिब पेशावर में एक और धरना हम देख रहे हैं, गवर्नर हाउस के बाहर वहां भी धरना हुआ। इस बारे में भी बात करेंगे। अगली स्टोरी हमारी कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद। इस्लामाबाद में धरना अब भी जारी है। ताज़ा इतलात ये भी हैं कि वहां पर बारिश हो रही है, हजारों अफराद वहां पर धरना दिए बैठे हैं और ताहिर अल कादरी ने आज रात तक की मोहलत दी है हुकूमत को और 4 मुतालबात उन्होंने हुकूमत के सामने रखे जिसका जवाब हुकूमत ने दे दिया है। उन्होंने कहा कोई आईनी रास्ता नहीं है इन मुतालबात को मानने का। वहां पर लोग अब भी बैठे हैं और मौसम जो है उसकी सख्ती बर्दाश्त कर रहे हैं। अब तक इसका कोई हल सामने नहीं आ सका। हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात की तरफ भी कोई नहीं जा रहा।
हमारे साथ यासीन आज़ाद साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर हैं, उनसे इस बारे में बात कर रहे थे। यासीन आज़ाद साहब, एहतजाज भी हम होता देख रहे हैं वज़ीर आज़म के खिलाफ जो फैसला आया है, फिर लोग टाइमिंग की भी बात करते रहे। हाजी अदील साहब ने इस टॉप स्टोरी में कहा था कि ये फैसला जो है अभी नहीं आना चाहिए था, इसकी टाइमिंग दुरुस्त नहीं है। दूसरी तरफ धरने का नोटिस लेने की भी बातें की जा रही हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के बारे में, आला अदलिया के बारे में प्रोपेगेंडा किया जा रहा है? देखें, जहाँ तक वक्त के तयन का ताल्लुक है, आपको याद होगा कि एक दफ़ा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का स्टेटमेंट एक साथ आया, वो आगे पीछे था। उस वक्त भी ये बात कही गई थी कि वक्त का सही तयन नहीं था, दोनों का एक साथ स्टेटमेंट आना गलत है। बिल्कुल इसी तरह से लोग अब ये बात ज़रूर कहते हैं कि ताहिरुल कादरी का लॉन्ग मार्च हो चुका था, और लॉन्ग मार्च में ताहिरुल कादरी साहब क्लेम कर रहे थे कि जो वो चाहते हैं वही होगा, और इसी दौरान चूँकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो ताहिरुल कादरी साहब ने अपने जोश खिताबत में ये कहा कि मेरा आधा काम हो गया, आधा बाकी है। तो वक्त का जो तयन था या जो था उस पर लोगों का इख्तिलाफ राय है। लोगों का कहना यह है कि ये फैसला अगर 2 दिन पहले आ जाता या बाद में आ जाता तो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन चूँकि ताहिरुल कादरी साहब ने धरना दिया हुआ था और आज भी वो इस टाइप की बातें कर रहे हैं जिसमें बिल्कुल बगावत की बू आती है, और वो वाज़ह तौर पे कहते हैं कि आओ हुकूमत पे कब्जा कर लो, आओ आइन के मुताबिक ये कर लो। तो एक तरफ आइन की तरफ बात करते हैं, दूसरी तरफ वो कहते हैं असेंबलियों को डिसॉल्व कर दो, आर्टिकल 62 और 63 की बात करते हैं। लेकिन अच्छा, कल आप क्या तवक्को कर रहे हैं? कोई नरम फैसला हो सकता है कल? किस चीज का? जी, कल नैब के चेयरमैन को भी बुलाया गया है, कुछ वक्त दे सकते हैं वो इस फैसले में? कोई नरम फैसले की तवक्को है? कुछ नरमी की जाएगी या कहा जाएगा फौरी गिरफ्तारी हो? देखें, चूंकि यह इसका फैसला नेब ने करना है और नेब ने सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन को फॉलो करना है। अब नेब की चूंकि आज लगातार मीटिंग जारी थी, उन्होंने क्या फैसला किया, कल क्या सुप्रीम कोर्ट में जाके वो स्टैंड लेते हैं या वो क्या रिक्वेस्ट करते हैं, ये तो डिपेंड करते हैं नेब के उस इदारे पर जिसको डायरेक्शन दी गई है कि आप ये काम करें जी। और उस आर्डर के अंदर ये डायरेक्शन भी है कि चालान भी पेश किया जाए। तो उस आर्डर को पूरे कंटेक्स्ट में पढ़ना चाहिए। अच्छा। आर्डर के एक हिस्से कोई नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि पूरे आर्डर को पढ़कर उस पर इज़ारे ख्याल करना चाहिए। और ये जो बात हो रही है कि धरने का नोटिस लिया जाए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि वहां सड़कों पर लोग बैठे हैं। देखें, जहां तक धरने का नोटिस लेने का ताल्लुक है, मैं नहीं समझता कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को इस टाइप का कोई नोटिस लेना चाहिए। इस सिलसिले में मेरा जो अपना जाती व्यू है वो ये है कि ताहिरुल कादरी को बैठा रहने दो। अच्छा। ताकि उनको ये पता चले कि वो जो गलत डिमांड लेके जाके वहां बैठे हैं। अच्छा। हम देखते हैं कि वो कितने दिनों तक वहां बैठते हैं। ठीक है, लेकिन बात यह है कि उनके साथ कई मासूम लोग भी वहां पर हैं, हजारों लोग हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, और कब तक इस तरह से सूरत हाल चलेगी? बहुत शुक्रिया आपका यासीन आजाद साहब। एक अगली स्टोरी हमारी, मुल्क में बेयकीनी की सूरत हाल का दौर दौरा है। दहशतगर्द ना जाने किसके इशारे पर हरकत में आते हैं, किसका एजेंडा लेकर चल रहे होते हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता। एक दहशतगर्दी का वाकया बलूचिस्तान की हुकूमत को ले गया। ताहिरुल कादरी साहब धरने से उठने का नाम नहीं लेते। लाइन ऑफ कंट्रोल पर हालात कोई अनदेखी कुव्वत मुसलसल खराबी की तरफ ले जा रही है। वज़ीर आज़म की गिरफ्तारी के खिलाफ फैसले आ रहे हैं। सियासी जमातें इशारों और दबे लफ्जों में कह रही हैं कि कोई फिर से अफसाना निगारी का शुगल कर रहा है। कुतानदेश ऐलान लाहौर को याद करके मौजूदा हालात में इस आने की मुमासलतें ढूंढ रहे हैं। तब अमन निशाना बना, अब आम आदमी का हुकूमत चुनने का इख्तियार निशाने पर कहा जा रहा है। हमारा एक फौजी जवान अशरफ आज शहीद हो गया। पाकिस्तान के DGMO ने अपने भारतीय हम मनसब से बात की और शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। और दूसरी तरफ आज खैबर एजेंसी में 18 शहरियों की लाशें पाई गईं, जिनको उठाकर इनके लवाहिकीन और अहले इलाका गवर्नर हाउस ले आए। ख्याल किया जा रहा है कि शायद कोयटा की तर्ज पर यहां भी एहतजाज हो। कल रात FC के एक चेक पोस्ट पर लश्कर इस्लाम नामी तंजीम ने हमला किया था, जिसके नतीजे में 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। एहतजाज करने वाले इल्जाम लगा रहे हैं कि इन अफराद को घर से निकालकर गोली मारी गई और इल्जाम FC पर है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब, दिफाई तज्जियाकार हैं, उनसे बात करते हैं। महमूद शाह साहब, यानी हम अंदर से भी दबाव में हैं और लाइन ऑफ कंट्रोल में भी, कितनी सूरत हाल ये कशीदा आपको दिखाई देती है? इससे निकलने का कोई हल? मेरे ख्याल में वो हल हो जाएगा जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ पर हम कमज़ोर नहीं हैं। इंडिया वैसे ही हालात को ख़राब करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे ख्याल में उनके होश ठिकाने आ जाएंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल को वो हीट अप करना चाहते हैं
तो उसके लिए हम तैयार हैं और हम हीटेड लाइन ऑफ कंट्रोल में खुद मैं कमांड करके आया हूँ, कोई मसला नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि आज जो मेरे ख्याल में DGMOs की आपस में बात हुई है, ये कंट्रोल हो जाएगा। और जो ये लाशों का मामला है, 18 लाशों का मामला, धरना पहले हमने कोयटा में देखा, उससे हुकूमत ही चली गई, गवर्नर राज लग गया, अब पेशावर में भी हम देख रहे हैं गवर्नर हाउस के बाहर धरना। जी, मेरे ख्याल में इन्होंने भी शायद उसकी नकल की है, लेकिन यहाँ पर मामला मुख्तलिफ है। यहाँ पर एक ये जो दहशतगर्द है, इन्होंने आर्मी और FC के चेक पोस्ट पे हमला किया और उसके बाद एक आर्मी की कंपनी और मेरे ख्याल में जो है कुछ FC ये उनको चेस करने गए और उनको घेरे में ले लिया गया, जिसको जो है वो छुड़ाने के लिए हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए गए और उसमें लोग जो है कुछ ये जैसे ये लाशें हैं ये लाए हैं। तो ये हो सकता है कि दहशतगर्द को हों और हो सकता है कि ये जो है आम आदमी के भी हो सकते हैं। ये इलाका ऐसा है कि जहाँ पर एक तरफ इस कौम को तो या जिम्मेवारी लेनी चाहिए कि हमारे यहाँ दहशतगर्द नहीं होंगे, या दूसरी तरफ आर्मी को भी और FC को भी जब वो ऐसा ऑपरेशन करते हैं तो इसमें कोलेटरल डैमेज होता है। एंड मुमकिन है कि ये जो लोग कुछ है लाशें ये बेगुनाह भी हों, लेकिन इस किस्म के ऑपरेशन में ऐसे होने का बहुत एहतमाल होता है और मेरे ख्याल में आर्मी को FC को ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, यानी आर्मी के लिए बड़ा मुश्किल होता है जब भी इस तरह से ऑपरेशन हो तो कि कोलैटरल डैमेज ना हो। मुश्किल हालात हैं आर्मी के लिए भी, लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भी। बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब। मुश्किल सूरत हाल है, कशीदा सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए इस वक्त, जो मुल्क में जारी सूरत हाल है इससे निकलना आसान नहीं होगा और हालात किसी भी वक्त मजीद कशीदा हो सकते हैं, चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल हो, इस्लामाबाद हो या फिर एजेंसीज के हालात हो। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में बेहतरी आएगी। मोहम्मद उसामा गाजी को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको औलाद के गम और नफरतों से महफूज रखे। अल्लाह।